हीरा मोती चांद सूरज, अरे ये क्या मांगता है मुराद। हाँ, हीरा मोती चांद सूरज, ये क्या मांगता है मुराद। पहले अपनी किस्मत को संवार, चुन ले तू नई सरकार, वोट करेगा बिहार हाजी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप ब्राह्मण। वोट करेगा बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे चुने सूबे में वो सरकार जिनके नेतृत्व में आगे बढ़ सके बिहार, ये बताना ही वोट करेगा बिहार का असली मकसद है। आज हम हैं कटिहार संसदीय क्षेत्र में। आज के एपिसोड में हम यहाँ की 2 विधानसभा सीट यानी कटिहार और कदवा के चुनावी हालात पर चर्चा करेंगे। आज इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों की हकीकत को जानने के लिए स्टूडियो में मौजूद है द वीक के सीनियर जर्नलिस्ट मुकेश रंजन, जिन्होंने बिहार के चुनावी हालात पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए रखी है। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। कटिहार की पहली चुनावी तस्वीर। देखिए, पहली चुनावी तस्वीर ये पूरे कटिहार जिले का मैं कह सकता हूँ कि यदि कोई गलती महागठबंधन ने की तो महागठबंधन ने अपने 6-7 सीट ये जो कटिहार के हैं एनसीपी को अपने साथ नहीं रखकर जो भूल की है, और ये ऐसी सीटें थी जो कि महागठबंधन के पक्ष में आ सकता था। और तारिक भाई एक तरह से सही डिमांड कर रहे थे और उनके डिमांड को नहीं मानकर उनके लिए 2 या 3 सीट छोड़कर जो लालू जी नीतीश जी ने एक तरह से उल्टा पासा चला, उल्टा पासा और एक तरह से मजाक किया था उनके राजनीतिक कद को लेकर। सारी जो सीटें हैं तारिक अनवर के प्रभाव वाली सीटें हैं और पिछले 2010 के चुनाव में भी इनके उम्मीदवारों ने काफी बढ़त बनाई थी यहाँ से। तो आपको लगता है अगर एनसीपी बढ़त बनाती है तो महागठबंधन का नुकसान है और एनडीए का बड़ा फायदा होता है? कटिहार की सारी सीटें त्रिकोणीय होंगी और इन सब के त्रिकोणीय होने का जो नुकसान है वो सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन को होगा। यानी महागठबंधन के लिए बड़ी परीक्षा लेकर आएगा कटिहार का विधानसभा चुनाव। मुकेश रंजन से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज सियासी नेपथ्य की चुप आहटों से चुनावी चटखारे में। इन दिनों अमित शाह के तेवर तनिक ढीले हैं, सो मीडिया और पत्रकारों से एक दूरी बनाकर चलने वाले शाह बिहार चुनाव के आलोक में बुला बुलाकर पत्रकारों से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में एक पत्रकार भाजपा अध्यक्ष से मिलने पहुंचे और उनकी शाह से बिहार चुनाव की बाबत एक लंबी बातचीत हुई। इसकी जानकारी जैसे ही भाजपा के एक बड़े नेता को मिली जो केंद्र में एक महत्वपूर्ण मंत्रालय के मुखिया भी हैं, उन्होंने फौरन उस पत्रकार को बुलाया और जानकारी लेनी चाहिए कि आखिरकार अमित शाह से उनकी क्या बात हुई। पत्रकार भी तेज था, उसने बात घुमाते हुए कहा कि सर पहले आप बताइए कि बिहार चुनाव में आपको क्या लग रहा है। इस पर मंत्री ने उंगलियां नचाते हुए कहा कि टक्कर कांटे की है। पत्रकार का जवाब था, पर अमित शाह ऐसा नहीं मानते। वे एनडीए के लिए क्लीन स्वीप बता रहे हैं और सीटें भी 170 से ज्यादा दे रहे हैं। चुनावी चटखारे के बाद हम आपको सीधे लेकर चलते हैं कटिहार विधानसभा क्षेत्र की ओर। कटिहार विधानसभा क्षेत्र एक नगरीय इलाका है। आज इसकी गिनती पूर्वी बिहार के महत्वपूर्ण शहरों में होती है। समय के साथ साथ इस क्षेत्र का प्रशासनिक और राजनीतिक महत्व बेशक बढ़ता रहा है, लेकिन शहर की तस्वीर उस अनुपात में बदली नहीं। शहर की सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की है। अस्पताल के आईसीयू के सामने गंदे पानी का जमाव जल प्रशासन की जड़ता की कहानी कहता है। बाजार में अतिक्रमण ने शहर की शक्ल बिगाड़ रखी है। ट्रैफिक जाम यहाँ की एक आम समस्या है। नगरवासी बिजली के संकट से जूझ रहे हैं। क्षेत्रवासियों के रोजगार का एकमात्र सहारा जूट मिल बंद पड़ा है। शहर की सीमा से सटे इलाकों की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। दलितों की बस्तियों की हालत राजनीति के खोखलेपन की दास्तां बयां करती है, जहां राजनेता सरोकार का कैनवस बेशक बढ़ा लेते हों, लेकिन उनमें सार्थकता का रंग भरने के नाम पर कोई प्रयास होता नहीं दिखता। यहां पीने का पानी तक ठीक से नहीं मिलता। क्षेत्र के कई ग्रामीण इलाकों तक बिजली नहीं पहुंची है। अफसरशाही और भ्रष्टाचार ने जन सुविधाओं की किसी भी धारा को यहां तक पहुंचने नहीं दिया है। पिछले कई सालों से
क्षेत्र की राजनीति में भाजपा और राजद के बीच सदन की कुंजी के लिए खींचतान चलती रही है। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के तारकेश्वर प्रसाद ने राजद के रामप्रकाश महतो को हराकर अपनी जीत दोहराई थी। तारकेश्वर प्रसाद की अगर बात करें तो पिछले 2 बार से इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखिए, वो जो हालात आज है वही पहले था। त्रिकोणीय मुकाबला रहता था वहाँ पे और इसका फ़ायदा भाजपा उठाती थी और भाजपा का ये सीट रहा है। तो इस पे जदयू पीछे 10 साल से चुनाव नहीं लड़ी। इस बार बड़ा मज़ेदार हो रहा है कि आप देखिएगा कि ये जो एनसीपी के जो कैंडिडेट थे पिछले रामप्रकाश महतो जो ये भाजपा के टिकट पर पहले विधायक रह चुके हैं, तो ये एनसीपी अब इस बार एनसीपी के कैंडिडेट बन गए। तो क्यों बने? क्योंकि ये सीट राजद से छीनकर जदयू के पाले गिर गई है और विजय सिंह को जदयू ने मैदान में उतारा है। हाँ, महागठबंधन की तरफ तो नहीं, तो ये जदयू में तो जा नहीं सकते थे। तो जब ये जदयू से बाहर निकले तो एनसीपी को एक नेचुरल कैंडिडेट मिल गया यहाँ पे, जबकि एनसीपी ये सीट अपने आप से जीती नहीं है पहले, लेकिन वो एक फैक्टर बनी रहती थी। उस फैक्टर का फायदा भाजपा को मिल जाता था। इस बार भी क्या हो रहा है कि एनसीपी एक फैक्टर बनी रहेगी और उस फैक्टर का फायदा भाजपा को मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। तो उस हिसाब से जो कैंडिडेट का जो फेरबदल, जो बातें हम बहुत दिनों से करते आए हैं इस प्रोग्राम में कि जैसे ही मुकाबला त्रिकोणीय हुआ तो भाजपा एडवांटेज लेकर आगे बढ़ती नजर आ गई है। हाँ, और कटिहार में भी यही समा बनता दिख रहा है। उसका कारण है, मैंने पहले भी कहा ना आपको कि जो तासीर है वोटरों की, जो मिजाज है वोटरों का, वो मिजाज बराबर है ना एनसीपी के कैंडिडेट। लेकिन मुकेश जी, तारकेश्वर प्रसाद लगातार 2 बार से यहां से चुनाव जीत रहे हैं, तो क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात नजर नहीं आ रही आपको? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो एक तो 1.5 साल से ये पावर में है नहीं, तो 1.5 साल से पावर में नहीं होने के कारण जो मीडिया कैंपेन चला, जो इनका हाई वोल्टेज मीडिया कैंपेन चला भाजपा का, उसमें जितना डिस्टेंस इनका जदयू से और सरकार से 1.5 साल में होना चाहिए था, मुझे लग रहा है ये 15 साल का डिफरेंस दिख रहा है जिस हाई वोल्टेज और हाई पिच पे। तो आपको लगता है जो एंटी इनकम्बेंसी या जो व्यवस्था विरोधी वोटों का रुझान है वो जदयू की जो ऑफिशियल कैंडिडेट है महागठबंधन के विजय सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? उनके खिलाफ ही जाएगा और उनसे जो चिढ़े हुए लोग हैं वो हो सकता है कि एनसीपी की तरफ भी वोट कर जाएं। नगरीय क्षेत्र है, एक नगरीय सीट है ये, और पूर्वी बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। तो जो वर्तमान में जो रस्साकशी चल रही है, नरेंद्र मोदी वर्सेस लालू यादव वर्सेस अन्य वर्सेस नीतीश, तो उसका कितना प्रभाव पड़ता दिख रहा है आपको? देखिए, इसका प्रभाव के हिसाब से मुझे लगता है कि ये एंटरटेनमेंट ज्यादा हो गया है, वोटिंग पे ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। पर मोदी की रैलियों में जिस तरह से भीड़ जुट रही है उससे क्या संकेत कुछ मिलते हैं आपको? देखिए, भीड़ तो आ रही है और वो भीड़ एक संकेत दे रहा और लग रहा है जैसे जनरल एक कहा जा रहा है कि एक उफान पे है बीजेपी के फेवर में बिहार। तो मुझे ये कहने को कह सकते हैं आप। ये वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को फिर से जारी रखेंगे। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वोट करेगा बिहार हाजी, वोट करेगा बिहार हाजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी महासमर को एक दीगर नजरिए से देखने दिखाने वाले प्रोग्राम वोट करेगा बिहार में। इसके पहले कि हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएं, एक नजर डालते हैं साल 2014 के लोकसभा चुनाव पर और जानते हैं कि कटिहार विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का कैसा रहा था प्रदर्शन। कटिहार में बीजेपी के निखिल कुमार चौधरी को 59,729 वोट मिले, तो एनसीपी के तारिक अनवर को 50,652 वोट मिले। जदयू के डॉक्टर रामप्रकाश महतो को 24,027 वोट, तो जेएमएम के बालेश्वर मरांडी को मात्र 6,314 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। अगर वोटों की गिनती देखें तो तकरीबन 24,000 वोट लेकर आए 14 के चुनाव में। हाँ, रामप्रकाश महतो की बात करें अगर, तो एनसीपी के लिए एक
बढ़त की बात आप सोच सकते हैं, बढ़त की बात कह सकते हैं। और खास करके एक चीज और देखिएगा कि ये जो जदयू है, जदयू पीछे छूटती हुई दिखी है और तीसरे नंबर पे आई। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा का चुनाव भाजपा हार गई, भाजपा के निखिल कुमार चौधरी, लेकिन कटिहार विधानसभा क्षेत्र में उन्हें तकरीबन 9000 वोटों की बढ़त साफ दिख रही है। एक तो ये शहरी है, शहरी होने का जो फायदा सारे शहरी क्षेत्रों पे, तो मुझे लग रहा है कि भाजपा को, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि शहरी क्षेत्रों पे भाजपा का अपना है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि भाजपा के ही पक्ष में रहेगा ये सीट। ये पूरा चुनाव जो है मुद्दों से भटकाव का चुनाव दिखता रहा। कभी विकास का एजेंडा सामने रखा गया मुद्दा, कभी बीफ का मामला सामने आ गया, कभी कोई और मुद्दा सामने आ गया। तो आपको लगता है कि इस चुनाव में अगर कटिहार की बात करें तो कौन सा जो मुद्दा है प्रभावी हो सकता है? देखिए, ये शहमात का खेल चल रहा है। शहमात का खेल इसलिए है कि पहले डेवलपमेंट का मुद्दा रखा गया, डेवलपमेंट के मुद्दे से हटकर फिर ये आरक्षण की बात आई, बीफ की बात आई, और उसका कारण ये है कि जमीनी हकीकत पे कोई राजनीति करना नहीं चाहता है। और दोनों जो बड़े गठबंधन हैं, वो दोनों बड़े गठबंधन उसके लिए जिम्मेदार हैं, जो जमीनी हकीकत है वहां की। और लोगों को यदि जमीनी हकीकत पे ले जाकर यदि चुनाव लड़ेंगे तो सवाल पूछे जाएंगे, और दोनों बड़े गठबंधनों में से किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो ये और कमोबेश ये पूरे बिहार में यही समा बांध रहे हैं। और ये हवाई बहस करके, और शायद यही वजह है मुकेश जी कि गौ की बात हो रही है पर गरीबी की बात नहीं हो रही है, जात की बात हो रही है पर विकास की बात नहीं हो। देखिए, जात की बात हो रही है, विकास की बात नहीं है, गौ की बात हो रही है, गरीबी की बात नहीं हो रही है। यार, गरीबी की बात कर लेंगे तो नीतीश बाबू क्या जवाब देंगे? गरीबी की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी क्या जवाब देंगे? 17 महीने से सेंटर में भी हैं और उनके लिए भी तो बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। नीतीश बाबू को 10 साल का इनकम्बेंसी हो जाएगा गरीबी की बात करेंगे तो। और ये जात और विकास की बात जो आप कह रहे हैं, तो जात और विकास की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं ये लोग। मैं यही कह रहा हूं आपको कि दोनों बड़े गठबंधनों को जो जवाब देना है वो जवाब देने के लिए सक्षम नहीं है, और इसलिए बड़े नेता आपस में एक दूसरे को उलझा के रख रहे हैं। और ये ऐसा हो रहा है कि इसमें इमोशनली कौन सा इशू किसको चार्ज कर देगा, और इमोशनली जो इशू चार्ज कर देगा तो वो उस हिसाब से जीत जाएगा। और जो विकास है, जो सड़क बनने की बात है, जो नाली बनने की बात है, अभी आपने कहा कि वो आईसीयू के सामने में गंदा नाला बह रहा और गंदा पानी है, उसको कौन हटाएगा? नहीं हटेगा, वो ऐसे ही रहेगा। और ये दुर्भाग्य है बिहार का, क्योंकि ये गौ और आरक्षण पे ही और अगड़े और पिछड़े की राजनीति हो रही है। अगड़ा और पिछड़ा का चुनाव है, मंडल 2 है, ये सब जो बकवास की जा रही हैं ये होती रहेंगी, और ये दुर्भाग्य है। अगर उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर, उनके मादा के हिसाब से आपको अंक देने हों तो जदयू के विजय सिंह हों, तारकेश्वर प्रसाद भाजपा की ओर से मैदान में है, रामप्रकाश महतो एनसीपी की तरफ से मैदान में है, तो आपको किनका पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है? 33.3, 33.3, 33.3, इससे ज्यादा मेरे पास कोई जवाब नहीं। मुकेश रंजन की राय से वाकिफ होने के बाद अब बारी है कटिहार की जनता जनार्दन की राय जानने की। आइए वाकिफ होते हैं उनकी राय शुमारी से। नीतीश जी का प्रथम कार्यकाल था, वही कार्यकाल काम के लायक रहा। कहीं कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बच ही नहीं गई है। हर व्यवस्था अव्यवस्थित अराजकता की स्थिति बनी हुई है। विधि व्यवस्था नहीं है, न प्रशासनिक व्यवस्था बढ़िया है, न पुलिस का मनमाना चलता है। रोड में जाम है, रोड में रास्ता में पानी में डूबा हुआ आदमी है, घर में पानी घुस जाता है, रात में अंधेरा रहता है, बिजली की व्यवस्था नहीं रहती है, चोर लुक कर घूमते हैं। कुछ गुंडागिर्दी भी बढ़ गए हैं। कहीं नाली बना है, कहीं नहीं बना है, कहीं कुछ है, लेकिन पेपर प्लेन पर सबका पैसा पास हो गया है। किसी भी विधायक का कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं रहा यहाँ के। हमारे गांव में बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है। विधायक जी कभी उलट के यहाँ देखने के लिए नहीं आया। बिजली नहीं आते, सब तरह बिजली जा गया है। शौचालय भी नहीं दिया है, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। रोड और तकलीफ है, बिजली तकलीफ है, सख्ते गहूम चावल मिली रहल है, पैसा मिली रहल है, हमरा सनिक नहीं मिली रहल है। मुकेश रंजन के साथ हमारी चर्चा यूं आगे भी जारी रहेगी। वोट करेगा बिहार में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब नजर डालेंगे कदवा विधानसभा की तस्वीर पर। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वोट करेगा बिहार।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2015 के बिहार चुनावी महासंग्राम को एक नई जुबा देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा बिहार में। अब हम आ पहुंचे हैं कदवा विधानसभा क्षेत्र के चुनावी सफर पर। मुकेश जी, कदवा पहली चुनावी तस्वीर। मुझे लग रहा है कि एनसीपी यहां गेम चेंजर बनेगा। तो कदवा को आप एनसीपी के प्रोस्पेक्टिव से देखना चाहेंगे, उसके नजरिए से देखना चाहेंगे? कांग्रेस के साथ फॉरवर्ड वोट मिल गया तो उसका फायदा है, नहीं तो फिर ये एनसीपी एक बहुत बड़े पोटेंशियल, एक बहुत की उम्मीदवारी, एक बहुत ताकतवर उम्मीदवारी होगी यहाँ। यानी अगर एनसीपी मैदान में मजबूती से लड़ती है, अच्छे वोट लेकर आती है, तो ये एडवांटेज भाजपा की स्थिति बनेगी उससे। हाँ, कांग्रेस को मुश्किलें हो सकती है, कांग्रेस को बहुत मुश्किलें होंगी। और मुझे लग रहा है कि ये सीट यदि जाएगी तो या तो एनसीपी को, नहीं तो भाजपा को चली जाएगी। मुकेश रंजन से हमारी बातें आगे भी जारी रहेगी। आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं कदवा विधानसभा क्षेत्र की ओर और देखते हैं यहां की ताजा चुनावी तस्वीर। कटिहार लोकसभा के तहत आने वाला कदवा विधानसभा क्षेत्र एक ग्रामीण इलाका है। मुख्य सड़क से उतरते ही विकास की डोर छूट जाती है। इस टूटी सड़क के सहारे अंदर पहुंचते हैं, हैरानी होती है कि लोग विकास को पहचानते तो हैं और इस बार के चुनाव में विकास के नाम पर ही वोट डालने की बात भी करते हैं, लेकिन क्षेत्र की हालत साफ साफ बताती है कि यहां बार बार राजनीति ने आम जनता को छला है। लोगों की चाहतों में सबसे ऊपर स्वास्थ्य केंद्र शुमार है। क्षेत्र के भाजपा विधायक भोला सिंह ने अश्वनी चौबे से हॉस्पिटल का शिलान्यास तो करवाया था, लेकिन उनके निधन के बाद से ये काम रुका पड़ा है। जो स्वास्थ्य केंद्र है वो निरंतर बीमार पड़ा है। कोई प्रमाण पत्र बनवाना हो, बाढ़ पीड़ित फंड लेना हो या किसानों को फसलों की क्षतिपूर्ति लेनी हो, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। शिक्षा भी भ्रष्ट व्यवस्था की चपेट में है। किसानों को महंगे दर पर खाद बीज खरीदना पड़ता है, जबकि इनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के भोला राय ने एनसीपी के हिमराज सिंह को भारी मतों से हराया था। क्षेत्र के ओवरऑल सियासी मिजाज की बात करें तो यहां एनसीपी मजबूत कही जा सकती है, जिसे अब तक बीजेपी चुनौती देती रही है। अगर एनसीपी महागठबंधन के साथ होती तो क्या तस्वीर होती है? एनसीपी यदि महागठबंधन के साथ होती तो ये तो सीधा सीधा महागठबंधन का सीट है। एनसीपी के अलग होने के कारण जो उम्मीद की किरण दिख रही है वो भाजपा को उसी बेसिस पे उम्मीद की किरण। कांग्रेस की जो शकील अहमद खान साहब हैं, तो उनका कितना असर है क्षेत्र में? देखिए, शकील अहमद खान यहाँ काम करते रहे हैं और पुराने यहाँ के नेता हैं और ये कई वर्षों तक तारिक अनवर जी के साथ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के लिए वो नए हैं। ये जो 6-8 सीट है कटिहार का, इस पे महागठबंधन की उम्मीदें एकदम नगण्य है और इनमें से कुछ सीटें यदि एनसीपी निकाल गई तो निकाल गई, नहीं तो सारे सीटों पे भाजपा एक मुखर और एक मजबूत ऑप्शन दिखता है। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएं, आइए एक नजर डालते हैं 2014 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कदवा विधानसभा सीट की एक तस्वीर पर। कदवा में बीजेपी के निखिल कुमार चौधरी को 43,381 वोट मिले तो एनसीपी के तारिक अनवर को 65,878 वोट, जदयू के डॉक्टर रामप्रकाश महतो को मात्र 22,630 वोट, तो जेएमएम के बालेश्वर मरांडी को मात्र 7,052 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। अगर ये फासला देखें तो 43,000 और 65,000, बहुत बड़ा फासला। तारिक अनवर को 65,000 वोट मिले यहाँ पर। ये इंगित एक तरफ से साफ कर रहा है कि जदयू का कोई ज्यादा अस्तित्व है नहीं। पार्लियामेंट के चुनाव में इस असेंबली सेगमेंट में इन्होंने 20-22 हजार वोट कलेक्ट कर लिया था, लेकिन अब आप देखिए कि इसमें राजद कहीं दिख नहीं रही है, तो राजद नगण्य पे बैठी हुई है। तो जदयू राजद है, कांग्रेस भी दिख नहीं रही है रेस में 14 के हिसाब से। तकरीबन 22,500 वोट जदयू के जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे रामप्रकाश महतो उनको मिला। तो वही मैं कह रहा हूं, 20-22 हजार वोट मिला। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो महागठबंधन के जो तीन पार्टियां हैं, इन 3 पार्टियों में से एक ही पार्टी ना यहां मौजूद थी 14 में, जो ढंग से मौजूद थी, जो कुछ थोड़ा सा दिखा। तो अब आप देख लीजिए कि भाजपा और एनसीपी का यहां डायरेक्ट फाइट हुआ 14 के लोकसभा चुनाव में। तो ये एक तरह से कि डायरेक्ट फाइट यहां रहेगा एनसीपी और भाजपा के बीच में। तो कदवा की आखिरी निर्णायक चुनावी तस्वीर,
क्या आप बताना चाहेंगे? त्रिकोणीय मुकाबला होना है और त्रिकोणीय मुकाबला में उन दोनों के वोटरों की तासीर फिर एक जैसी है, तो वो जो वोट कटेगा उसका फायदा सीधा मिलेगा भाजपा को। त्रिकोणीय मुकाबला कदवा में और इसका फायदा भाजपा को मिलता दिख रहा है। ये थी हमारे चुनाव विशेषज्ञ की राय। उनकी राय से वाकिफ होने के बाद अब बारी है कदवा के वोटरों की राय जानने की। तो आइए देखते हैं कदवा की जनता जनार्दन की राय। सुखाड़ में किसान को कुछ नहीं मिला, गेहूं में भी यील्ड नहीं था, किसी बीघा में 10 केजी 20 केजी 25 केजी करके हुआ है। सरकारी हॉस्पिटल बनाना यहाँ से बगल में है, उसमें कुछ नहीं हुआ। अगर एक आवासीय आय भी बनवाने जाए तो बिना चढ़ावे का कुछ भी नहीं होता है। यहाँ का जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है, बिहार का खास मुद्दा रहेगा ये, चूँकि ये क्षेत्र जो है वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। महादलितों को आरक्षण में वृद्धि बरकत किया जाए, जो नौकरी की सीट है उसमें ज़्यादा हो। सबसे पहला तो जनता को चाहिए विकास और उसके बाद बिजली चाहिए। कोई भी पार्टी हो जीत के जाता है, फिर मुड़ के वो देखना नहीं चाहते। हम स्टूडेंट जब आते हैं कभी जाति बनाने या आवासीय बनाने या आय बनाने, तो ये हमें समय पर काम नहीं दे रहा है। शिक्षक भी पढ़ाते कम है, बच्चों पे गुणवत्ता शिक्षा कम हो रही है। जो भी सरकार का इनपुट किसान को मिलता है वो किसान तक पहुंचता नहीं है, वो सारा इनपुट इधर से उधर हो जाता है। थाना बिकता है, ब्लॉक बिकता है, अंचल बिकता है, सब बिकता है, घूस पर पैसा लेता है, कोई गरीब का काम नहीं होता है। इस बार भी अगर नीतीश सरकार कायम हो गया तो मुझे भ्रष्टाचार चरम सीमा पार ही कर जाएगी। लेडीज डॉक्टर का सख्त जरूरी है। बिजली नहीं रहता है, हर समय नहीं रहता। फसल का दाम नहीं मिलता है तो परेशानी किसान को होता है। उपयुक्त बीज नहीं मिलता है, मतलब किसान को सही खाद नहीं मिलता है, सब में मिलावट पाया जाता है। यहाँ पर बेरोजगारी है। खेती में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इस बार, जैसे आंधी वगैरह की तरफ। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट को मिला, कटिहार डिस्ट्रिक्ट को कुछ नहीं मिला। विकास इसलिए नहीं हुआ कि नीचे का नेता कुछ और है, ऊपर का नेता कुछ और है। बहुत ज्यादा अफसर था यहाँ भी है, बिना पैसा लिए हुए कोई अफसर कोई काम नहीं कर पाता। महिला डॉक्टर तो है ही नहीं। उसके बाद प्रसव का जो है वो ढंग का बेड नहीं है हॉस्पिटल में लगा हुआ, डॉक्टर नहीं है, जबकि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूरे ब्लॉक में एक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। बीमारी होता है तो दूर दूर जाना पड़ता है, 1 रुपया का काम 10 रुपया लेता है डॉक्टर लोग यहाँ। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो लिखें या मेल करें, SMS करें या फोन करें। आपकी राय हमारे लिए बेशकीमती है। आज के लिए बस इतना। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पर, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। वोट करेगा बिहार के एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपने साथी मुकेश रंजन और NTI मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार। आज हम हैं दरभंगा संसदीय क्षेत्र में। आज के एपिसोड में हम यहां की 2 विधानसभा सीट यानी दरभंगा और दरभंगा ग्रामीण के चुनावी हालात पर चर्चा करेंगे। हीरा मोती चांद सूरज, अरे ये क्या मांगता है मुराद। हाँ, हीरा मोती चांद सूरज ये क्या मांगता है